जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के भारत जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग भारत जीके के तहत देखने वाले हैं भारत का राज्य व्यवस्था। और आप सभी जानते हैं कि भारत जीके का मतलब क्या हो जाता है। क्या जो भी जीके देखेंगे हम लोग इंडिया लेवल का जीके देखने वाले हैं। और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है 40 सवाल सीधे आपका इंडिया लेवल के जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही खास क्लास है, बेहद ही खास क्लास है। तो इसको जो है आप लोग शिद्दत से देखिएगा और अपना नोटबुक निकाल के देखिएगा। अब नोटबुक इसलिए निकालने बोल रहे हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसको उत्तर बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। और आपको बता दें कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्ज़ाम आपका 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल कम समय है, तो समय का जो है आप लोग सदुपयोग कीजिए, शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और प्रत्येक दिन पढ़िए। तब जाके आप लोग एक सीट को जो है पक्का कर पाइएगा। तो कंपटीशन लेवल हाई है, कहीं आप लोग पीछे ना पड़ जाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? पहला है 7, दूसरा है 33, तीसरा 11, चौथा है 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 33 होते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो उत्तर होता है 34। लेकिन यहाँ बोला है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो हो जाएगा आपका 33। इतना याद रखना है। अब आपको बता दें कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो क्या होता है? भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा न्यायालय है। और यहाँ का जो फैसला होता है वही अंतरिम फैसला होता है भारत में। यानी कि यहाँ जो फैसला मिल गया वही अंतरिम होगा या वही लास्ट होगा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है, तो अनुच्छेद आपको लिख देते हैं। तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो तारीख आपको बता दें 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है सूर्यकांत। क्या नाम है? सूर्यकांत। और आपको बता दें कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसका रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति की उम्र कितना होता है? 65 वर्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय की बात रहता है तो उसमें 62 वर्ष है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत में कहाँ है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहला है 20, दूसरा है 25, तीसरा है 30, चौथा है 40। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20। तो आपको बता दें कि लोकसभा में जो है वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। कितना है? 543। इसमें जो है आपका 20 जो है 20 सीट किसके लिए आरक्षित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य हैं आपके भारत में, ये याद रखना है। और इस 8 केंद्र शासित राज्यों के लिए ही जो है 20 सीट जो है आरक्षित किया गया है आपका लोकसभा में, इतना याद रखना है। और इस 543 लोकसभा सीटों में जो है आपका एससी के लिए, एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी, तो 84 सीट आरक्षित है। कितना? 84 सीट। और एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित है, तो 47 सीटें आरक्षित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा जो है कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है लोकसभा के बारे में, तो इसको ऐसे याद रखना है, स र ला। ठीक है, इस से हो जाएगा संसद। संसद जो है अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है। र से राज्यसभा, राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। ला से लोकसभा हो जाएगा, और लोकसभा आपका अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए, और लोकसभा को जो है क्या कहा जाता है, निम्न सदन यानी कि लोअर सदन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पंचायत चुनाव होता है प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, तीसरा प्रत्येक 6 वर्ष में, चौथा सरकार की इच्छा के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 5 वर्ष में जो है पंचायत चुनाव होता है।
आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो है भारत में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही जो है पंचायती चुनाव का मान्यता दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। पहला, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है। दूसरा, संसद भंग हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। चौथा, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं होता है। देखिए, सरकार जो होता है राज्यसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होता है, उत्तरदायी होता है। इसीलिए जो है राज्यसभा में अगर पराजित हो जाता है सरकार तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हाँ, अगर वो लोकसभा में पराजित होता तो क्या होता, मंत्रिपरिषद भंग हो जाता। ये आपको याद रखना है क्योंकि सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, अभी तो है कश्मीर से विशेष राज्य दर्जा हट गया है, लेकिन जो सवाल दिया है तो उसका उत्तर हम देते हैं और आपको समझाते हैं। पहला है, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, कश्मीर का अलग संविधान है। तीसरा, केवल राष्ट्रपति अधिनियम बन सकता है। चौथा, केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का अलग संविधान है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का मतलब ये हो गया कि कश्मीर को जो है अलग संविधान प्रदान किया गया है। आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। तो धारा, ठीक है, धारा आपका 370 के तहत जो है कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कितना, तो धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अर्थात कश्मीर का जो है एक अलग संविधान होता था। इतना याद रखना है। लेकिन अभी वर्तमान में स्टेटस क्या है तो आपको बता दें कि 370 वाला जो धारा है उसे हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है तो आपको बता दें कि 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जो है कश्मीर में जो 370 वाला धारा है उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में जो है कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लद्दाख। तो ये जो है अभी वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 370 कब हटाया गया है उसको आप लोग विशेष याद रखिएगा। कब हटाया गया है तो 5 अगस्त 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है व्याख्यान की स्वतंत्रता के अधिकार। व्याख्यान मतलब अभिभाषण या भाषण के अधिकार। दूसरा, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। तीसरा है समानता का अधिकार। चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार जो है अभी मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकार क्या होता है या मूल अधिकार क्या होता है। तो सरकार के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा भारत को नागरिकों को दिया गया मूलभूत अधिकार होता है और इस अधिकार को जो है सरकार भी छीन नहीं सकता है। और पहले जो है भारत के नागरिकों को, ठीक है, पहले भारत के नागरिकों को जो है 7 मौलिक अधिकार प्रदान था, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया है। अभी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को जो है अभी विधिक अधिकार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, विधिक अधिकार बनाया गया है और इसे जो है अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में जो है भारत में 6 आपका मौलिक अधिकार है, आपका संपत्ति का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है उसको हम आपको बता देते हैं 6 का नाम। तो एक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका, लिख देते हैं, आप भी लिखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
और पाँचवा क्या हो जाएगा, तो पाँचवा हो जाएगा आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। और छठवां अधिकार जो है आपका वो कौन सा है, तो छठवां अधिकार है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसे बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, इसी को जो है संविधान का आत्मा कहा गया है। अब संविधान का आत्मा क्यों कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। इसलिए कहा गया है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत ही जो है आप लोग उपरोक्त यानी कि बाकी अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसीलिए जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है। और यह जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद आपका 32 में शामिल है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि विधिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। पहला है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा है सांसदों एवं सभी विधानसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा है दोनों सदन के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों सदन के सदस्यों द्वारा, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो दोनों सदन के सदस्य होने चाहिए, निर्वाचित या मनोनीत, और उन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये आपके दिमाग में आएगा तो वो भी आपको बताते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का नाम सीपी राधाकृष्णन है। क्या है, सीपी राधाकृष्णन जो है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और सीपी राधाकृष्णन जो है क्या है, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्या, झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और वर्तमान में जो है भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और ये भी क्या है, इत्तेफाक से कहिए या संजोग की बात कहिए कि ये भी जो है झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। क्या है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये कहाँ की है, तो उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन निम्नलिखित में से में किसके लिए हुआ था। संयुक्त संसदीय समिति के गठन ये अनेक बार किया जा चुका है। ठीक है, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो दिया गया ऑप्शन में से बताना है। पहला है मुंबई के बम विस्फोट, दूसरा है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तीसरा है विदेशी पूंजी निवेश हेतु, चौथा है कोयला घोटाला। तो ये जो है संयुक्त संसदीय समिति के गठन जो है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लिए किया गया था। और ये कब का बात है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अगस्त 2011 में जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के लिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो PC चाको थे। कौन थे, PC चाको थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि फोबोर्स मामला के लिए भी 6 अगस्त 1987 को किया गया था। और शेयर दलाल के लिए भी 6 अगस्त 1992 में किया गया था। केतन पारिक वाला मैटर में भी आपका 26 अप्रैल 2001 को किया गया था। इस तरह से जो है बहुत बार जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाया जा सकता है। पहला है उच्च न्यायाधीश के अनुसार, दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, चौथा है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन किसके सिफारिश पर, तो संसद के सिफारिश पर। और संसद मतलब क्या, तो संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के। ठीक है, तो जब दोनों में विधेयक पारित हो जाएगा कि भाई इसको हटाया जाए, किसको, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर संसद का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि संसद के जो है 3 अंग होते हैं। एक हो जाता है आपका क्या, तो एक हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लोकसभा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा राज्यसभा।
और राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी विधेयक को जो पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, फिर दोनों में अगर अगर पारित हो गया विधेयक तो आखिरी में कहाँ जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जो है कोई विधेयक कानून बन पाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है। पहला है सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, दूसरा है कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, तीसरा है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, चौथा है नेपाली, कोंकणी, असमिया। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है, तो आपका भाषा का जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है सबसे पहले कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। कितनी, 14 भाषा थी। फिर इसमें जो है आपको बता दें कि 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको, सिंधी भाषा को। इसमें कितना हो गया भाषा, 15 भाषा हो गया। उसके बाद जो है आपको बता रहे हैं कि 1992 में, कब, तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है आपका 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, तो ये वाला हो जाएगा कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली। ठीक है, ये भाषा को कब जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली को जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है भाषा की संख्या कितनी हो गई, तो 18 भाषा हो गया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर जो है 2003 में जो है आपका 2003 में, यहाँ 0 लिखना है, 2003 में जो है 3 भाषा को फिर शामिल किया गया। कौन कौन सा भाषा को, तो आपका मैथिली, संथाली और डोगरी, इन और बोडो। अच्छा, मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो, इन भाषा को जोड़े जाने के बाद जो है वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे शुरू कितना था, तो 14 भाषा था। 1967 में आपका सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। उसके बाद 1992 में जो है इन 3 भाषा को जोड़ा जाता है। कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। उसके बाद आपको 2003 में जो है 4 भाषा को जोड़ा जाता है। कौन कौन, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है, जैसे पद त्याग दे दिया या पद रहते मृत्यु हो गया या उसे हटाया गया है, किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जब तक नया नहीं चुन लिया जाता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और यह बात जो है संविधान के अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। किसमें, तो अनुच्छेद जो है आपका 65 में इस बात का जिक्र किया गया है। इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के बारे में आपको हम बता चुके हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि झारखंड का राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और ये झारखंड में भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। और उड़ीसा जो है झारखंड के दक्षिण सीमा में सीमा साझा करने वाला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 या 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चतुर्स्तंभ, क्या, चतुर्स्तंभ, इसी को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसी को फोर्थ पिलर कहा जाता है या फोर्थ स्टेट क्या कहा जाता है, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है। पहला है क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी को, दूसरा है यातायात के साधन को, तीसरा है कृषि क्षेत्र को, चौथा है प्रेस या न्यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेस या न्यूज को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर ये चौथा स्तंभ है तो तीसरा स्तंभ कौन कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें कौन कौन मुख्य रूप से काम करते हैं। तो एक हो जाता है आपका व्यवस्थापिका, क्या हो जाएगा, व्यवस्थापिका। दूसरा क्या हो जाता है, तो दूसरा हो जाता है आपका कार्यपालिका। और तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा हो जाता है आपका न्यायपालिका। तो ये जो है आपका 3 स्तंभ है। उसके बाद चौथा स्तंभ जो है आपका प्रेस या न्यूज है। इसीलिए जो है न्यूज को जो है ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि उसको जो है चतुर्थ स्तंभ होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि चौथा पिलर, कोई भी घर या बिल्डिंग को टिकाने के लिए जो चौथा पिलर है यानी कि बराबर की हिस्सेदारी है,
तो न्यूज़ का भी जो है इस देश को चलाने में चौथा बराबर की हिस्सेदारी होता है। बस अर्थ है कि न्यूज़ रिपोर्टर लोग को सही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ले डूबेगा। ठीक है? तो चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस या न्यूज़ या अखबार वालों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं? पहला है राज्यपाल, दूसरा है निर्वाचन आयुक्त, तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है लोकसभा के अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्यपाल महोदय जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के इच्छा पर या प्रसाद पर्यंत ही जो है राज्यपाल जितनों दिन तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाह लें तो चाहे 5 या 6 साल कितनों भी रह सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? और हम लोग अगर बात करते हैं राज्यपाल की, तो झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के जो है प्रथम राज्यपाल कौन है, तो आप क्या कहिएगा? कि प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? पहला है जी ऑस्टिन, दूसरा है केसी हुइयर, तीसरा है डी बसु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन हो जाएगा। भारतीय संघ की विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए जी ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। ठीक है? क्योंकि यह सहमति पर आधारित है, न कि किसी प्रकार की संधि या समझौते पर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? पहला अशोक मेहता समिति, दूसरा है शीतलवाड़ समिति, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की गई थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है? अब इसको जो है याद कैसे रखना है? अगर द्विस्तरीय होता, भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज वाला सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता। अशोक मेहता के नाम में जो है आपका 2 शब्द हैं, अशोक और मेहता 2 शब्द हैं, और यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय में बलवंत राय मेहता, ये 3 है। इस तरह से हम याद रखे हैं। ये द्विस्तरीय वाला अशोक मेहता है, यहाँ पर नाम में 2 शब्द हैं, और बलवंत राय मेहता में बलवंत राय मेहता 3 है, ये त्रिस्तरीय वाला है। आपको जैसे हो आसान तरीका वैसे ही याद कीजिए, लेकिन द्विस्तरीय वाला अशोक मेहता है और त्रिस्तरीय वाला बलवंत राय मेहता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण क्लास जो है आप लोग के लिए हम काफ़ी टाइम को जो है बचा के और शिद्दत से लेके आए हैं, मेहनत करके। ऐसे तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, उसके बावजूद लेके आए हैं ताकि आप लोग जो है इंडिया लेवल के जीके से भी जो है बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकें। ठीक है? चलिए तो आज के लिए इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।